नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम जी की ये कहानी, उधड़ी हुई कहानियाँ। मैं और केतकी अभी एक दूसरे से वाकिफ भी नहीं थे कि मेरी मुस्कुराहट ने उसकी मुस्कुराहट से दोस्ती गांठ ली। मेरे घर के सामने नीम के और कीकर के पेड़ों से घिरा हुआ एक बांध है। बांध की दूसरी ओर सरसों और चनों के खेत हैं। इन खेतों की बाईं बगल में किसी सरकारी कॉलेज का एक बड़ा बगीचा है। इस बगीचे की एक नुक्कड़ पर केतकी की झोपड़ी है। बगीचे को सींचने के लिए पानी की छोटी छोटी खाइयाँ जगह जगह बहती हैं। पानी की एक खाई केतकी की झोपड़ी के आगे से भी गुजरती है। इसी खाई के किनारे बैठी हुई केतकी को मैं रोज देखा करती थी। कभी वह कोई हंडिया या परात साफ कर रही होती, कभी वह सिर्फ पानी की अंजुलियां भर भर कर चांदी के गजरों से लदी हुई अपनी बाहें धो रही होती। चांदी के गजरों की तरह ही उसके बदन पर ढलती आयु ने मांस की मोटी मोटी सिलवटें डाल दी थी, पर वह अपने गहरे सांवले रंग में भी इतनी सुंदर लगती थी कि मांस की मोटी मोटी सिलवटें मुझे उसकी उम्र के सिंगार सी लगती थी। शायद इसलिए कि उसके होठों की मुस्कुराहट में अजीब सी भरपूरगी थी, एक अजीब तरह की संतुष्टि जो आज के ज़माने में सबके चेहरों में खो सी गई है। मैं रोज़ उसे देखती थी और सोचती थी कि उसने जाने कैसे यह भरपूरता अपने मोटे और सांवले होठों में संभाल कर रख ली थी। मैं उसे देखती थी और मुस्कुरा देती थी, वह मुझे देखती और मुस्कुरा देती, और इस तरह मुझे उसका चेहरा बगीचे के सैकड़ों फूलों में से एक फूल जैसा लगने लगा। मुझे बहुत से फूलों के नाम नहीं आते, पर उसका नाम मुझे मालूम हो गया। वो था मांस का फूल। एक बार मैं पूरे 3 दिन उसके बगीचे में न जा सकी। चौथे दिन जब गई तो उसकी आंखें मुझसे इस तरह मिली जैसे 3 दिनों से नहीं, 3 सालों से बिछड़ी हुई हो। क्या हुआ बिटिया, इतने दिन आई नहीं? सर्दी बहुत थी अम्मा, बस बिस्तर में ही बैठी रही। सचमुच बहुत जाड़ा पड़ता है तुम्हारे देश में। तुम्हारा कौन सा गांव है अम्मा? अब तो यहाँ झोपड़ी डाल ली, यही मेरा गांव है। यह तो ठीक है, फिर भी अपना गांव अपना होता है। अब तो उस धरती से नाता टूट गया बिटिया। अब तो यही कार्तिक मेरे गांव की धरती है और यही मेरे गांव का आकाश है। यही कार्तिक, कहते हुए उसने झुग्गी के पास बैठे हुए अपने मर्द की तरफ देखा। आयु के कुबड़ेपन से झुका हुआ एक आदमी जमीन पर तीले और रस्सियां बिछाकर एक चटाई बुन रहा था। दूर पड़े हुए कुछ गमलों में लगे हुए फूलों को सर्दी से बचाने के लिए शायद चटाइयों की आड़ देनी थी। केतकी ने बहुत छोटे वाक्य में बहुत बड़ी बात कह दी थी। शायद बहुत बड़ी सच्चाइयों को अधिक विस्तार की ज़रूरत नहीं होती। मैं एक हैरानी से उस आदमी की तरफ देखने लगी जो एक औरत के लिए धरती भी बन सकता था और आकाश भी। क्या देखती हो बिटिया, यह तो मेरी बिरंग चिट्ठी है। बहरंग चिट्ठी? जब चिट्ठी पर टिक्कप नहीं लगाते तो बिरंग हो जाती है। हाँ अम्मा, जब चिट्ठी पर टिकट नहीं लगी होती है तो वह बैरंग हो जाती है। फिर उसको लेने वाला दुगना दाम देता है। हाँ अम्मा, उसको लेने के लिए दुगने पैसे देने पड़ते हैं। बस यही समझ लो कि इसको लेने के लिए मैंने दुगने दाम दिए हैं। एक तो तन का दाम दिया है और एक मन का। मैं केतकी के चेहरे की तरफ देखने लगी। केतकी का सादा और सांवला चेहरा जिंदगी की किसी बड़ी फिलॉसफी से सुलग उठा था। इस रिश्ते की चिट्ठी जब लिखते हैं तो गांव के बड़े बूढ़े इसके ऊपर अपनी मोहर लगाते हैं। तो तुम्हारी इस चिट्ठी के ऊपर गांव वालों ने अपनी मोहर नहीं लगाई थी? नहीं लगाई तो क्या हुआ, मेरी चिट्ठी थी, मैंने ले ली। यह कार्तिक की चिट्ठी तो सिर्फ केतकी के नाम लिखी गई थी। तुम्हारा नाम केतकी है? कितना प्यारा नाम है। तुम बड़ी बहादुर औरत हो अम्मा। मैं शेरों के कबीले से हूँ। वह कौन सा कबीला है अम्मा? यही जो जंगल में शेर होते हैं, वे सब हमारे भाई बंधु हैं। अब भी जब जंगल में कोई शेर मर जाता है तो हम लोग 13 दिन का मातम मनाते हैं। हमारे कबीले के मर्द लोग अपना सिर मुड़ा लेते हैं
और मिट्टी की हंडिया फोड़कर मरने वाले के नाम पर दाल चावल बांटते हैं। सच अम्मा? मैं चकमक टोला की हूँ, जिसके पैरों में कपिल धारा बहती है। यह कपिल धारा क्या है अम्मा? तुमने गंगा का नाम सुना है? गंगा नदी? गंगा बहुत पवित्र नदी है, जानती हो ना? जानती हूँ, पर कपिल धारा उससे भी पवित्र नदी है। कहते हैं गंगा मैया एक साल में एक बार काली गाय का रूप धारण कर कपिल धारा में स्नान करने के लिए जाती है। वह चकमक टोला किस जगह अम्मा? करंजिया के पास। और यह करंजिया, तुमने नर्मदा का नाम सुना है? हाँ सुना है। नर्मदा और सोन नदी भी नज़दीक पड़ती है। ये नदियाँ भी बहुत पवित्र हैं। उतनी नहीं जितनी कपिल धारा। यह तो एक बार जब धरती की खेतियाँ सूख गई और लोग बेचारे उजड़ गए थे, तो उनका दुख देखकर ब्रह्मा जी रो पड़े थे। ब्रह्मा जी के 2 आंसू धरती पर गिर पड़े। बस जहाँ आंसू गिरे वहाँ से नर्मदा नदी और सोन नदी बहने लगी। अब इनसे खेतों को पानी मिलता है। और कपिल धारा से, इससे तो मनुष्य की आत्मा को पानी मिलता है। मैंने कपिल धारा के जल में स्नान किया और कार्तिक को अपना पति मान लिया। तब तुम्हारी उम्र क्या रही होगी अम्मा? 16 बरस की होगी। पर तुम्हारे माँ बाप ने कार्तिक को तुम्हारा पति क्यों न माना? बात ये थी कि कार्तिक की पहले एक शादी हुई थी। इसकी औरत मेरी सखी थी, बड़ी भली औरत थी। उसके घर चुंदरू मुंदरू 2 बेटे हुए। दोनों ही बेटे एक ही दिन जन्मे थे। हमारे गांव का गुनिया कहने लगा कि यह औरत अच्छी नहीं है। इसने एक ही दिन अपने पति का संग भी किया था और अपने प्रेमी का भी, इसलिए एक ही जगह 2 बेटे जन्मे हैं। उस बेचारी पर इतना बड़ा दोष लगा दिया। पर गुनिया की बात को कौन टालेगा? गांव का मुखिया कहने लगा कि रोपी को प्रायश्चित करना होगा। उसका नाम रोपी था। वह बेचारी रो धोकर आधी रह गई। फिर ऐसा हुआ कि रोपी का एक बेटा मर गया। गांव का गुनिया कहने लगा कि जो बेटा मर गया वह पाप का बेटा था, इसलिए मर गया। फिर रोपी ने एक दिन दूसरे बेटे को पालने में डाल दिया और थोड़ी दूर जाकर महुए के फूल डलियाने लगी। पास ही की झाड़ी से भागता हुआ एक हिरन आया। हिरन के पीछे शिकारी कुत्ता लगा हुआ था। शिकारी कुत्ता जब पालने के पास आया तो उसने हिरन का पीछा छोड़ दिया और पालने में पड़े हुए बच्चे को खा लिया। बेचारी रोपी। अब गांव का गुनिया कहने लगा कि जो पाप का बेटा था उसकी आत्मा हिरन की जून में चली गई। तभी तो हिरन भागता हुआ उस दूसरे बेटे को भी खाने के लिए पालने के पास आ गया। पर बच्चे को तो हिरन ने कुछ कहा नहीं था ना, उसको तो शिकारी कुत्ते ने मारा। गुनिये की बात को कोई नहीं समझ सकता बिटिया। वह कहने लगा कि पहले तो पाप की आत्मा हिरन में थी, फिर जल्दी से उस कुत्ते में चली गई। गुनिया लोग बात की बात को मरवा डालते हैं। बसाई का नंदा जब शिकार करने गया था तो उसका तीर किसी हिरन को लगा ही नहीं। गुनिया ने कह दिया कि ज़रूर उसके पीछे उसकी औरत किसी गैर मर्द के साथ सोई होगी, तभी तो उसका तीर निशाने पर नहीं लगा। नंदा ने घर आकर अपनी औरत को तीर से मार दिया। गुनिया ने कार्तिक से कहा कि वह अपनी औरत को जान से मार डाले, नहीं मारेगा तो पाप की आत्मा उसके पेट से फिर जन्म लेगी और उसका मुख देखकर गांव की खेतियां सूख जाएंगी। फिर कार्तिक अपनी औरत को मारने के लिए सहमत न हुआ। इससे गुनिया भी नाराज़ हो गया और गांव के लोग भी। गांव के लोग नाराज़ हो जाते हैं तो क्या करते हैं? लोग गुनिया से बहुत डरते हैं। सोचते हैं कि अगर गुनिया जादू कर देगा तो सारे गांव के पशु मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने कार्तिक का हुक्का पानी बंद कर दिया। पर वे ये नहीं सोचते थे कि अगर कोई इस तरह अपनी औरत को मार देगा तो वह खुद जिंदा कैसे बचेगा? क्यों? उसको क्या होगा? उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी? पुलिस नहीं पकड़ सकती। पुलिस तो तब पकड़ती है जब गांव वाले गवाही देते हैं। पर जब गांव वाले किसी को मारना ठीक समझते हैं तो पुलिस को पता ही नहीं लगने देते। फिर क्या हुआ? बेचारी रोपी ने तंग आकर महुए के पेड़ से रस्सी बांध ली और अपने गले में डालकर मर गई। बेचारी बेगुनाह रोपी। गांव वालों ने तो समझा कि खत्म हो गई।
पर मुझे मालूम था कि बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कार्तिक ने अपने मन में ठान लिया था कि वो गुनिया को जान से मार डालेगा। यह तो मुझे मालूम था कि गुनिया जब मर जाएगा तो मरकर राक्षस बन जाएगा। वह तो जीते जी भी राक्षस ही था। जानती हो राक्षस क्या होता है? क्या होता है? जो आदमी दुनिया में किसी को प्रेम नहीं करता, वह मरकर अपने गांव के दरख्तों पर रहता है। उसकी रूह काली हो जाती है और रात को उसकी छाती से आग निकलती है। वह रात को गांव की लड़कियों को डराता है। फिर मुझे उसके मरने का तो गम नहीं था, पर मैं जानती थी कार्तिक ने अगर उसको मार दिया तो गांव वाले कार्तिक को उसी दिन तीरों से मार देंगे। फिर मैंने कार्तिक को कपिल धारा में खड़े होकर वचन दिया कि मैं उसकी औरत बनूंगी। हम दोनों इस देश से भाग जाएंगे। मैं जानती थी कि कार्तिक उस देश में रहेगा तो किसी दिन गुनिया को ज़रूर मार देगा। अगर वह गुनिया को मार देगा तो गांव वाले उसको मार देंगे। तो कार्तिक को बचाने के लिए तुमने अपना देश छोड़ दिया। जानती हूँ वह धरती नरक होती है जहाँ महुआ नहीं उगता, पर क्या करती? अगर वह देश न छोड़ती तो कार्तिक जिंदा न बचता, और जो कार्तिक मर जाता तो वह धरती मेरे लिए नरक बन जाती। देश देश उसके साथ घूमती रही। फिर हमारी रोपी भी हमारे पास लौट आई। रोपी कैसे लौट आई? हमने अपनी बिटिया का नाम रोपी रख दिया था। यह भी मैंने कपिल धारा में खड़े होकर अपने मन से वचन लिया था कि मेरे पेट से जब कोई बेटी होगी मैं उसका नाम रोपी रखूंगी। मैं जानती थी रोपी का कोई कसूर नहीं था। जब मैंने बिटिया का नाम रोपी रखा तो मेरा कार्तिक बहुत खुश हुआ। अब तो रोपी बहुत बड़ी होगी। अरे बिटिया, अब तो रोपी की बेटी भी जवान होने लगे। बड़ा बेटा 8 बरस का है और छोटा बेटा 6 बरस का। मेरी रोपी यहाँ के बड़े माली से ब्याही है। हमने दोनों बच्चों के नाम चुंदरू मुंदरू रखे। वही नाम जो रोपी के बच्चों के थे? हाँ, वही नाम रखे। मैं जानती हूँ उनमें से कोई भी पाप का बच्चा नहीं था। मैं कितनी देर केतकी के चेहरे की तरफ देखती रही। कार्तिक की वह कहानी जो किसी गुन्नी ने अपने निर्दयी हाथों से उधेड़ दी थी। केतकी अपने मन के सुच्चे रेशमी धागे से उस उधड़ी हुई कहानी को फिर से सी रही थी। यह एक कहानी की बात है, पर मुझे भी मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं कि दुनिया के ये गुनिये दुनिया की कितनी कहानियों को रोज़ उधेड़ते हैं।